अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है। बेसिकली इससे पहले हम लोगों ने जो बात की थी वो हम लोगों ने की थी आयोनिक सॉलिड की, कोवलेंट सॉलिड की। आयोनिक सॉलिड में हमने बात की थी कि जो इंटरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान होती है, मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन जो अब बात करेंगे हम लोग, और कोवलेंट में जो बात की थी वो कोवलेंट में ये बात की थी कि हम लोग जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, जैसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनकी शेयरिंग होती है, कोवलेंट लिंकेज बनते हैं। तो उन स्ट्रक्चर्स के मॉलिक्यूल पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनकी ऑल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये सारा कुछ हम लोगों ने आयोनिक एंड कोवलेंट सॉलिड्स में पढ़ा था, और ये प्रीवियस टॉपिक्स थे हमारे लेक्चर्स के। उसके बाद आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम लोग बात करेंगे एज हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब हम लोग बात कर रहे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, उनकी टाइप्स की। तो हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में पढ़ा था कि पोलर और नॉन पोलर्स के दरमियान जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी फोर्स जनरेट होती है। उस टाइम पे जो मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं उन्हें मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो दो सॉलिड सब्सटेंस इन विच द पार्टिकल फॉर्मिंग द क्रिस्टल आर पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्योंकि नॉन पोलर हैं और पोलर हैं, इसका मतलब इनमें इंड्यूस डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी आ सकती हैं, या फिर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी जनरेट होंगी। जैसे कि इन्होंने नीचे दिया मेंशन हुआ है कि दो तरह की फोर्सेस होंगी सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड में। एक वो जिनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगे, इट्स मीन यहाँ पर क्या होंगे, पोलर पोलर बॉन्ड्स क्रिएट होंगे। और वंडरवॉल फोर्सेस वो जो दो नॉन पोलर में होंगी, जिसमें हम कहते हैं कि इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, या फिर ये रिडंडेंट डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं। इसकी अगर एग्जांपल्स देखी जाएँ तो हम एग्जांपल्स में बात करते हैं कि जस्ट लाइक आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि नॉन पोलर होते हैं। और नॉन पोलर है तो आयोडीन, सल्फर, ये नॉन पोलर है। क्यों नॉन पोलर होते हैं? क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयोडीन के ही होते हैं, इसलिए ये नॉन पोलर होते हैं। एक जैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक ही अट्रैक्शन है, इनकी सिमेट्री एक जैसी होती है, सिमेट्रिकल होते हैं, सो हम कहते हैं ये नॉन पोलर है। तो ये क्या होते हैं, ये इनका जो क्रिस्टल होता है वो भी नॉन पोलर ही होता है। इसके अलावा अगर पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल्स का क्रिस्टल भी ऑब्वियसली उनके अंदर कोई ना कोई फोर्सेस जनरेट होंगी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो हम कहते हैं, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स की बात की जो उनकी इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है, नॉन पोलर की इंट्रैक्शन कम होती है, क्योंकि इनके अंदर जो होता है वो ब्लेंडेड डिस्पर्जन फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होती हैं, जो कि लेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, या कह लें लेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू वीक होती है, वीक फोर्सेस होती हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमने लिया पोलर सॉल्वेंट लिए हैं, जैसे कि हमने सोडियम आयोडाइड ले लिया, ये हमारे पास बॉन्ड बना रहा होता है Na का, तो हमने कहा ये हम बॉन्ड ले लेते हैं, सो दैट इस तरह से हम लोग बॉन्डिंग कर रहे होते हैं। अगर हम इसकी बॉन्डिंग की बात करें तो हम कहते हैं कि जो पोलर बॉन्ड्स होते हैं, जस्ट लाइक हम बात करते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, उनको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। लेकिन अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात की जाए, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, क्योंकि उनके अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज होती हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज होती हैं, वो वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम कोवलेंट बॉन्ड्स की बात करें, हम आयनिक बॉन्ड की बात करें, या हम पोलर या डाइपोल डाइपोल फोर्सेज की बात करें, उनसे ये वीक होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आता है वो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, देन उसके बाद कोवलेंट होते हैं, फिर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। तो इस तरह से इनकी बॉन्ड ऑर्डर आते हैं। इनकी बॉन्ड के जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इस तरह से इनका ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा आयनिक होता है, और लीस्ट जो होता है वीक फोर्सेस जो होती हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की होती हैं। तो जैसे जैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग से वीक में जाएंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कम एनर्जी चाहिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या आती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक्सरे एनालिसिस करें, मतलब कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पे हम एक्सरे की बम्बार्डमेंट करवाएं,
या लाइट पास करवाएं तो हमारे पास जो फिल्म पे स्ट्रक्चर पर होगा उसे हम देखते हैं और उसमें हमें ये पता चलता है कि जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, किसी ना किसी डायरेक्शन में होते हैं। आयनिक सॉलिड्स में हमने बात की थी कि वो रैंडमली किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं। कोवलेंट में भी एक अरेंजमेंट होती है और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भी एक डेफिनेट अरेंजमेंट के साथ ही वो जुड़े होते हैं। इसके अलावा अगर फोर्सेस की बात करें तो वो फोर्स जिसके साथ मॉलिक्यूल्स आपस में टुगेदर होते हैं और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बना रही होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। सो इसलिए ये सॉफ्ट होते हैं और इजीली कंप्रेसिबल होते हैं। कम से कम मतलब होता है इनको कंप्रेस किया जा सकता है, इन पे फोर्स एक्सर्ट करके इनको छोटा किया जा सकता है। तो ये क्या है, ये कंप्रेसिबल हो जाते हैं क्योंकि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, कम होती है। अगर हम बात करें एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, हम लोग अगर बात करते हैं एज कम्पेयर टू आयनिक सॉलिड्स या कोवलेंट सॉलिड से, इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा वीक होती है। इसीलिए ये क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं और उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है क्योंकि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी होगी हमें उतनी ही ज़्यादा फोर्स चाहिए कि हम उसको उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए हम उन फोर्सेस को ब्रेक कर सकें, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हम हीट लेते हैं। और यही बात है कि हम लोग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। इसीलिए अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं वो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कम होता है। इसके अलावा ये बैड कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इनकी डेंसिटीज़ भी कम होती हैं, डेंसिटी, और अक्सर ये ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। इसके अलावा अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करें तो हम सॉलिबिलिटी में कहते हैं कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में जस्ट लाइक वाटर वगैरह, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास है आयोडीन। आयोडीन इज़ द बेस्ट एग्जांपल। वो हमारे पास नॉन पोलर सॉलिड्स आ जाते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, क्योंकि आयोडीन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक होती है, सिमेट्री एक होती है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल है आयोडीन का वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, उसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लो होगा, और उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा कम होंगी। देन हमारे पास आता है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड जैसे कि नाम से बुलाया जाए कि हमें मेटालिक बॉन्ड्स के बारे में यहाँ बात करेंगे, मेटल के बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। मेटल की एक बहुत चीज़ फेमस है कि जो मेटल होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होते हैं बिटवीन बॉन्ड्स। उनका बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने जो एटम है उसके आसपास मूव कर रहे होते हैं, अराउंड सर्कुलेट कर रहे होते हैं। अब मेटालिक सॉलिड्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्ट्रॉन पूल और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी कहते हैं। क्यों इसको इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी कहते हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो मेटल क्रिस्टल्स होते हैं वो अपने वैलेंस शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लूज़ कर देते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने न्यूक्लियर जो एटम है उसके अराउंड मूव सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से जो उनके पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन होते हैं वो उनको क्या करते हैं एक जगह पे टुगेदर रखते हैं, इकट्ठा रखते हैं, सो दैट कि वो मूव ना कर पाएँ। और ये इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है कि वो हेल्ड टुगेदर उनको रखा हुआ होता है। अब हम बात करते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने जो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने शेल से बाहर आ जाते हैं, अपने उस वैलेंस या ऑर्बिट से बाहर आ जाते हैं और सराउंडिंग में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे बाहर आते हैं, तो हम बात करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मेटालिक बॉन्ड के, वो क्या करते हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जितने भी एटम्स होते हैं वो अपने वैलेंस शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लूज़ कर देते हैं, वो सराउंडिंग में मूव करते हैं। अब वैलेंस एटम में जो पॉजिटिव चार्ज हैं या हमने कहते हैं कि ये मेटल के टाइम्स हैं, वो क्या करती हैं एक जगह पे ही फिक्स होती हैं और वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती और एक ख़ास डिस्टेंस मेंटेन रखती है फ्रॉम अदर मेटल के टाइम, क्योंकि अगर डिस्टेंस होगा तो उनके अंदर रिपल्शन कम से कम होगी, लेकिन अगर डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर देंगे तो उसके अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे मेटल कैटाइन है वो एक जगह पे होते हैं और सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन कर रहे होते हैं फ्रॉम अदर मेटल कैटाइन।
जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, वो किसी मेटल के साथ या प्योर मेटल के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, लेकिन उनके आसपास मूवमेंट कर रहे होते हैं। और वो फोर्स जो कि मेटल के टाइन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक स्फेयर में बाइंड रखती है, जोड़े रखती है, उसे कहते हैं हम ये मेटालिक बॉन्ड है। हम फिर वही बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी ख़ास मेटल के टाइन के साथ नहीं होते, लेकिन ओवरऑल उस मेटल के टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। लेकिन मेटल के टाइन किसी भी मेटल के टाइन के साथ वो बॉन्ड नहीं बनाते, लेकिन उनके अराउंड मूव कर रहे होते हैं। सो वो मेटल जो वो फोर्स जो कि मेटल के टाइन्स और इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करती है स्फीयर के अंदर, उस फोर्स को कहते हैं कि हम मेटल बॉन्ड है, जो उनको बाहर नहीं बस इलेक्ट्रॉन्स को जाने दीजिए, वो इलेक्ट्रॉन उस स्फीयर में ही मूव कर रहे होते हैं। रिसेंटली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है उसको अप्लाई किया गया और एक्सप्लेन किया गया कि मेटालिक सॉलिड के इसमें क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स को जब फाइंड आउट किया गया तो हमें पता चला अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल में, वो ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं। लोकलाइज्ड का मतलब होता है एक जगह पर रह रखना। लेकिन जो वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कम्प्लीट नहीं होते, वो एटॉमिक ऑर्बिटल आगे जाके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल बेसिकली बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं जो बॉन्ड्स बनाते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं विद अदर ऑर्बिटल्स। तो इस वजह से क्या होता है, इनकी इंटरेक्शन की वजह से कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। और जब बहुत से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते, तो वो क्या बना देते हैं, एक पूल सा बना देते हैं इलेक्ट्रॉन जिसमें मूव कर रहे होते हैं और डीलोकलाइज्ड होते हैं। तो एक स्टेट ऑफ एनर्जी हमारे पास आ जाती है जिसे हम कहते हैं कि बैंड ऑफ एनर्जी है, क्योंकि जो हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड स्टेट प्रोड्यूस कर रहा होता है कि जिसमें जो मेटल कैटायंस हैं वो एक डिस्टेंस पे होती हैं, उनके आसपास जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं कि वो बाहर में ना जाए। इसलिए इसको बैंड थ्योरी भी कहते हैं। जो गैप होता है बिटवीन दी टू बैंड वो डिटरमिन करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटालिक सॉलिड। जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा उतनी ज़्यादा उसकी जो मेटालिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होंगी, और इनकी गैप की वजह से ही हमारे पास जो है होल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटालिक क्रिस्टल पढ़ते हैं तो हम कहते हैं जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं वो उनके अंदर वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है। मूवमेंट कैसे होगी, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी दोनों एंड्स पे लगा दी, मतलब कि हम लोगों ने उनको किसी इलेक्ट्रिसिटी से दोनों एंड को मेटल की कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, एक साइड पे पॉजिटिव पोल होगा, एक साइड पे नेगेटिव पोल होगा। नेगेटिव पोल से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे पॉजिटिव पोल्स की तरफ। तो जो मेटल के टाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होना शुरू नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, पास होना स्टार्ट हो जाएगी। हम कहते हैं कि यहाँ से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी है। अगर किसी मेटल के साथ कोई वायर कनेक्ट कर दी जाए या कोई वायर लग जाए तो अगर दूसरे एंड पे हाथ रख दें या कोई चीज़ रख दें तो जो हमारी डिटेक्शन हो रही होती है करंट आ रहा है। क्यों आ रहा होता है, क्योंकि अगर ह्यूमन बॉडी रख दे तो वहाँ पर जो उनका ब्लड है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाती है। तो ये एक पूरा का पूरा सर्किट बन जाता है, जिससे हम कहते हैं कि हमें करंट फील होता है कि हमें करंट लग रहा है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जो कि पूल बना रहे होते हैं पहले। इसके अलावा जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इमिट हो रहे हैं, वो भी पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से पूरा सर्किट बन जाएगा। फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी पास होगी फ्रॉम बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम अगर देखें कि इसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, तो हम कहते हैं कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हिंड्रेंस आएगी, इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी हीट करते हैं तो जो मेटल के टाइन्स होते हैं वो ऑक्सीलेट करते हैं, और जब ऑक्सीलेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको मूवमेंट करने में मसला होगा, प्रॉब्लम होगी। और जब मूवमेंट उनकी प्रॉपर्ली नहीं होगी तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उनको प्रॉपर्ली पास नहीं हो रही, और वो जो है उनके अंदर हिंड्रेंस आई, जिसे हम दूसरे इन अदर वर्ड्स हम रेजिस्टेंस कहते हैं।
अब अगर थर्मल कंडक्टिविटी की बात की जाए, थर्मल कंडक्टिविटी एक अलग जो है हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जो कि मेटालिक सॉलिड्स के साथ एसोसिएट होती है। अब क्या होता है, हम एक एंड पे मेटल को हीट अप करते हैं, हीट अप करने से क्या होगा, वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, वो हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और जब वो एब्जॉर्ब करेंगे तो वो रैपिडली मूव करेंगे टुवर्ड द अदर एंड, कि हम कूलर एंड की तरफ जाएंगे, अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। तो जब फ्रॉम वन साइड टू जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, फ्रॉम अदर साइड पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को साथ लेके जाएंगे, और जब फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड एनर्जी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो हमारी वो पूरी की पूरी मेटल गर्म होना शुरू हो जाएगी। एक टाइम आएगा कि वो पूरी की पूरी हॉट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन कर रहे हैं और दूसरे एंड पे एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सो दैट वो अपनी तरफ से कूलर एंड की तरफ जाते हैं, सो दैट कि अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर सकें। लेकिन एक टाइम आता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव करना शुरू हो जाते हैं, वो कूल होते हैं, फिर वो आते हैं, वो हीट अप हो जाते हैं, फिर वो अपनी तरफ दूसरी तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, क्या होता है कि थर्मल कंडक्टिविटी में एक साइड पे सिरे के जो हमारी मेटल होती है उसके हम लोग उसको हीट अप करते हैं। हीट अप करने से क्या होता है कि वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स हीट को इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी गेन करते हैं, तो वो कूलर एंड की तरफ जाते हैं। कूलर एंड की तरफ इसलिए जाते हैं सो दैट कि वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर सकें और उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो सके। जब वो दूसरी तरफ जाएंगे, वहाँ के और पीछे से मॉलिक्यूल्स आएंगे, वो भी एक टाइम आएगा कि इस तरह से मॉलिक्यूल के मूवमेंट की वजह से पूरी जो मेटल है हमारी वो गर्म हो जाएगी, और ये सारा कुछ एसोसिएट होता है एनर्जी ऑफ दी इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास, जब हम किसी भी मेटल को कट करते हैं तो हमें शाइनी सरफेस फील होती है कि वो सरफेस जो है वो शाइन कर रही है, उसे हम कहते हैं कि मेटालिक लस्टर है। मेटालिक लस्टर का मतलब होता है शाइन प्रोड्यूस होना, मेटल की शाइन प्रोड्यूस करना। ऐसा क्यों होता है, जब हम लोग मेटल को कट करते हैं, फ्रेशली कट करते हैं, तो क्या होता है, वहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है वो इंसिडेंट लाइट मोबाइल इलेक्ट्रॉन पर पड़ती है, जो बाहर सन से आ रही होती है, उसे हम कहते हैं ये इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट लाइट जैसे ही फॉल करेगी उस मेटल के ऊपर, तो उस मोबाइल इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करेगी। मोबाइल इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करेंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन। एक्साइट का मतलब होता है फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। एटम के अंदर जितने मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोअर वैलेंस शेल में थे, वो क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे और हायर शेल में आ जाएंगे। हायर शेल में आएंगे, अब उनको तो मुसलसल एनर्जी चाहिए कि एक्साइटेशन के लिए, कि अपने जो हायर ऑर्बिट में आए हैं उस एनर्जी को अटेन रखने के लिए वो एनर्जी बार बार यूज़ करेंगे। लेकिन वो कुछ टाइम के बाद दोबारा से डी एक्साइट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पाते, वो अपनी दोबारा वापस शेल में चले जाते हैं। तो जब एक्साइटेशन से दोबारा डी एक्साइटेशन होगी तो हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होगी, क्योंकि हम लोअर से हायर में जाएँ तो एनर्जी गेन करते हैं, लेकिन हायर से लोअर में आएँ तो हम लोग एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। सो जब भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा तो एनर्जी इमिट करेगा, और वो एनर्जी जो होती है बेसिकली हमें शाइनी फील होती है। उसे हम कहते हैं कि ये जो सरफेस है ये शाइन करने लग पड़ी है, ये सरफेस शाइड जो है हमें सीम्स टू बी के जो हमारी इंसिडेंट लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होती है, डी एक्साइटेशन की वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है और लस्टर प्रोड्यूस होता है। हम कहते हैं कि सरफेस शाइन कर रही है, और इस पूरे फिनोमिना को कहते हैं कि ये मेटालिक लस्टर है। उसके बाद हम जो मेटल्स होती हैं वो मेलेबल भी होती हैं और डक्टाइल भी होती हैं। मेलेबल का मीन होता है कि मटेरियल जो होते हैं उनको थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। जो मेटल्स होते हैं उन्हें थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जितनी भी हमारी मेटल की चीज़ें होती हैं उनको बनाया जाता है। और डक्टाइल में क्या करते हैं हम लोग, जितनी भी हमारे पास मेटल होती है उनमें वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे लाइक अगर मैं बात करते हैं कॉपर की, कॉपर को अब हम कॉपर वायर्स यूज़ की जाती हैं। क्यों, अगर वो प्रोसेस जिसमें हम लोग कॉपर मेटल को कॉपर वायर्स में कन्वर्ट करते हैं उसे कहते हैं ये डक्टाइल है, और हमें इसमें स्ट्रेस यूज़ करना पड़ता है। और मेलेबल में भी हम लोग जो है वो हार्मिंग और रोलिंग के थ्रू क्या करते हैं,
इनको शेड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी थी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बाद देन हमने बात की कि उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की। उनकी प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास क्या होते हैं, उनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। इसके अलावा हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन पूल कैसे बनता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कैसे होती है, थर्मल कंडक्टेंस क्या, कंडक्टिविटी कैसे हो रही होती है। इसके अलावा हमने उसमें मेटालिक क्लस्टर के बारे में पता किया। मेटालिक क्लस्टर क्या होता है कि मेटालिक क्लस्टर में बेसिकली फ्रेशली कट जो पीस होता है वो कन्वर्ट, उसमें शाइनी सरफेस फील हो रही होती है। वो शाइनी सरफेस क्यों होती है? इलेक्ट्रॉन्स, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, उनकी एक्साइटेशन मतलब कि लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में आना, और डी एक्साइटेशन हायर ऑर्बिट से दोबारा से लोअर ऑर्बिट में चले जाना। ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से शाइनी लेयर प्रोड्यूस होती है कि हम कहते हैं कि जो लाइट, इंसिडेंट लाइट सन की तरफ से आ रही है वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है, लेकिन वो बेसिकली एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होती है। थर्मल कंडक्टिविटी में बात की कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं फ्रॉम कूलर एंड के अपने आप को कूल कर सकें, और एक टाइम आता है कि पूरा का पूरा मेटल गर्म हो जाता है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे होती है, हिंड्रेंस कैसे आती है, रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं नॉर्मल वर्ड में रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा हमने मेटालिक क्लस्टर की बात, मेटालिक क्लस्टर की बात, उसके बाद हम लोगों ने बात की मेलिएबल एंड डक्टाइल कि मेलिएबल होता है कि किसी भी मेटल को शीट में कन्वर्ट करना और दूसरी इक्विपमेंट बनाना, और डक्टाइल में होता है कि हम लोग जो चीज़ें ले रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, वो उन्हें वायर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सो ये हमारे पास मेलिएबल एंड डक्टाइल्स की पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ थी। इसके अंदर हमने जो एग्जांपल्स पढ़ी थी वो बेसिकली आयोडीन की थी और सल्फ़र की थी, फॉस्फोरस की थी। ये सारे नॉन पोलर थे। हमने नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भी डिफरेंस देखा था कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं पोलर, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए उनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। लेकिन जो नॉन पोलर होते हैं उसमें वंडर वाल्स फोर्सेज होती हैं या फिर इंड्यूस डाइपोल फोर्सेज होती हैं, ब्लेंड एंड डिस्पर्जन फोर्सेज जिन्हें कहते हैं। उनके लिए हमें वीक एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि वो वीक फोर्सेज होती हैं, वो जल्दी से ब्रेक हो जाती हैं। नेक्स्ट जो हमने बात की थी वो ये की थी कि सॉल्युबिलिटी जो होती है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व हो सकते हैं। सो ये आज का हमारा पूरा टॉपिक था।